बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में जारी सियासी कशमकश, बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत और निज़ाम से मुतल्लिक़ अहम दावों, मुस्लिम लीग नून के जवाबी मौक़िफ़, तहरीक इंसाफ के जलसे और इसके सियासी असरात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और इस सवाल पर कि आने वाले दिनों में मुल्की सियासत किस समत जाएगी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत और मौजूदा निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि निज़ाम तबाह हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने एक तरफ मुज़ाकरात और मफाहमत को मसाइल का हल करार दिया तो दूसरी जानिब हुकूमत पर अवाम को मुकम्मल इख्तियार ना देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने सच और मफाहमत कमीशन के क़याम, आज़ाद कश्मीर में अमन, अवामी राय के एहतराम और बुनियादी हकूक़ की फराहमी पर जोर दिया, जबकि नए सूबों की बहस को भी अवामी इख्तियार से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो के सख्त बयानात के जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना साउला ने कहा कि उल्टी गिनती की बात करने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। राना साउला ने पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगाने की सियासत का इल्जाम आयद करते हुए आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी और हुकूमत साजी के दावे भी दोहराए। इसी सियासी माहौल में तहरीक इंसाफ का जलसा भी सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त बनकर सामने आया है। पीटीआई की जानिब से जलसे के जरिए अपने सियासी बयानिए को आवाम तक पहुंचाने, कारकुनान को मुतहरिक करने और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुल्की सियासत में अपोजिशन जमातों की सरगर्मियां और एहतजाजी सियासत एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मारूफ तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच ने मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की है। उनके मुताबिक निज़ाम में फैसला साजी की रफ्तार, मौशी पॉलिसियों और ब्यूरोक्रेसी के किरदार पर सवालात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत के अपने 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करने के इम्कान बरकरार हैं। यानी एक तरफ सियासी बहरान और निज़ाम के नाकाम होने की बहस जारी है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के बरकरार रहने और मुद्दत पूरी करने का दावा भी सामने आ रहा है। महंगाई के साथ बिजली का बोझ भी कम नहीं हुआ। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी, जिसका असर अगस्त के बिजली के बिलों में नजर आएगा और इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारफीन पर भी होगा। यानी एक तरफ इस्लामाबाद में हुकूमत, अपोजिशन और निज़ाम की बका पर सियासी बहस जारी है। आज़ाद के ख्वाबात और हुकूमत साजी के दावे सामने आ रहे हैं। पीटीआई अपने सियासी कारकुनान को मुतहरिक करने में मसरूफ है, जबकि दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल, जमात इस्लामी के एहतजाज, बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के इजाफी बिल ने अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आखिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी कहाँ जा रही है? बिलावल भुट्टो की उल्टी गिनती के दावे में कितनी सियासी हकीकत है और राना साउला का जवाबी मौकिफ क्या रंग लाता है? पीटीआई के जलसे से मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी? ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुइना मुद्दत की हड़ताल से मईशत और आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? जमात इस्लामी के एहतजाज का अगला मरहला कितना अहम है और महंगाई और बिजली के नए बोझ से आवाम को रिलीफ मिलने के इम्कानात क्या हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें परवेज अंदेला साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसके साथ बैरिस्टर शाहिद महमूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और अजहर जावेद साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार हैं, और इसके साथ साथ सईद बलूच साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। परवेज अंदेला साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के बाद अब सोशल मीडिया पर और दीगर हलकों में एक नई डिबेट छिड़ गई है, और वो डिबेट ये है कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? आपको क्या लगता है सर? मेरे ख्याल में अब तो ये सवाल भी लतीफ़ा बन गया कि इसका क्या जवाब दिया जाए। देखिए, अगर आपने देखना है कि ये हुकूमत चलती कि नहीं चलती, तो कल जो खाना काबा की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे शहबाज शरीफ साहब और उनका बाजू पकड़ा हुआ था फील्ड मार्शल साहब ने, तो तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी। देखें, ये हुकूमत जो है ना, अब ये हुकूमत चलना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। 3 मुल्क जो दुनिया के 3 तगड़े मुल्क हैं, मईशत के लिहाज से भी और दफाई लिहाज से भी, उन तीनों का इस्लामी दुनिया में जिसको कहा जा रहा है कि नेटो तर्ज पर एक इत्तेहाद बना है, ये मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इस इस्लामी ममालिक के लिए और दुनिया के लिए हुकूमत चलना भी जो है। और दूसरी तरफ जो है मोहसिन नकवी साहब, वो तो अब बेचारे हर जगह पे जा जाकर बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत भी यही चलेगी, और शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस हुकूमत पर नहीं 80 साल निज़ाम पर बात कर रहा था, और उसने किसी ना किसी जगह पे, अगर 80 साल निज़ाम की बात है तो वो तो कोई ना कोई खराबियां, किसी ना किसी जगह पे खराबियां मौजूद हैं और वो दूर करनी भी चाहिए, दूर होनी भी चाहिए। तो मेरे ख्याल मोहसिन नकवी का जो बयान है वो तो बहुत पीछे रह गया। हुकूमत के बारे में अब वो खुद ही फरमा रहे हैं कि 5 साल चलेंगे, बल्कि शायद अगले किसी बयान में वो ये भी कह दें कि अगले 5 साल भी यही हुकूमत चलेगी।
लेकिन संदेला साहब, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जितना जोर से कहेंगे ये सिस्टम चलेगा उतना ही इनको खतरा है। ये 3 साल की बात कर रहे हैं, क्या पता ये एक हफ्ता भी ना चले। जी, अगर वो ये कहने से बजाय जलसे जुलूस में खड़े होकर अपनी सिंध हुकूमत की लोगों को कारकर्दगी बनाए ना, तो ताकि लोग उनको वोट दें, बताएं लोगों को उनको वहां पे उन्होंने सिंध में क्या किया है। सिंध की जो कराची की 70 से 80% जो सड़कें और गलियां है ना, वहां पे चलना दुश्वार है। वहां पे लोग आ जा नहीं सकते। 80% घरों में पानी, नलकों में पानी नहीं आता। 17 साल से हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने या ना कहने से हफ्ता 2 हफ्ते हुकूमत कैसे नहीं चलेगी। मेरे ख्याल में अगर बिलावल भुट्टो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो वो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, सदर आसफ अली जरदारी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, फिर वो अपने गवर्नर्स के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, फिर वो अपनी सिंध की हुकूमत के खिलाफ, और फिर उसके बाद बलोचिस्तान में जो उनकी हुकूमत है, और फिर जीबी की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे में खड़े हुए सामने चंद 100 लोगों को, मैं हजार भी नहीं कह रहा क्योंकि उनके सामने जो लोगों की तादाद है वो हजारों में नहीं सैकड़ों में है, तो चंद सैकड़ों, चंद 100 लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कौम को पता है बिलावल भुट्टो जरदारी के पल्ले कख नहीं है। और मुझे लगता है कि बाप की जायदाद से भी आग होगा, और पार्टी में जो हाल हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। अच्छा, बैरिस्टर शाहिद साहब, ये सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये जो लफ्जी जंग छिड़ी हुई है नून लीग के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, इसको आप किस हद तक देख रहे हैं? और फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के बाद बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे थे कि वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच ईमान फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। पहले तो संदेला साहब को मैं बताता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये लतीफ़ा ही हो गया। ये संदेला साहब लतीफ़े हुए हैं माजी के अंदर। हम भी ये कहते थे कि ये लतीफ़ा ही होगा अगर हमारी हुकूमत गई, लेकिन फिर वो ज़मीरों को सौदा हुआ, सिंध हाउस के अंदर हुआ, एक बैरूनी साजिश हुई, हमें निकाल दिया गया। नवाज शरीफ भी 90s के अंदर कहते थे लतीफ़ा ही होगा, बल्कि एक दिन पहले आकर टीवी के ऊपर बैठ के कहते थे जी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे मौजूद हूँ, और अगले दिन हुकूमत टॉपल हो जाती थी। बेनज़ीर साहिबा के साथ भी ये होता रहा। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि हमारा जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इतना ज्यादा हम इसको मजबूत नहीं कर पाए कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहे पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आईने पाकिस्तान के तहत वो ये कहे मैं पूछ के बताऊंगा, तो समझ जाएं आप कि ये जो हुकूमत आज बनी है ये मांगे तांगे की सवारियों के साथ टांगा चल रहा है। और जब चाहेंगे इन मांगे तांगे की सवारियों को उतारेंगे और ये हुकूमत 2 मिनट लगेंगे। अब अगर मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर मैं आऊं तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए सिस्टम उन्होंने कहा कोलैप्स कर गया। अब सिस्टम से मुराद क्या थी उनकी? सिस्टम से मुराद थी कि इस सिस्टम के अंदर, इस आईने पाकिस्तान के अंदर जितने इदारे हैं वो फंक्शनल नहीं है। आज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है, हालांकि आइन का आर्टिकल 4 उसकी जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, कहता है इट शैल बी सिक्योर्ड एट एनी कॉस्ट। आज ये मैं नहीं कह रहा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से, आपकी बैनुल अक़वामी ताकतें कह रही हैं, आपके बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, यहाँ पे आपकी असेंबलीज काम नहीं कर रही, यहाँ पे आपका जो है इकोनॉमी आपकी फ्लरिश नहीं कर रही, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके बैरूनी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी फॉरेन ट्रेड जो है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, आप अपने नौजवान को रोजगार दे नहीं पा रहे। 18 लाख बच्चा हर साल पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। आज यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव के अंदर है। आज यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव के अंदर है। आज यहाँ पे जो है आपके अपने इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं पिछले 1 साल के अंदर 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान से कैपिटल निकल के मिडिल ईस्ट में चला गया, और उसका अगर 10% भी वापस पाकिस्तान में आ जाए तो ये इकोनॉमी का पहिया चल पड़े। तो ये सारी चार्जशीट थी इस हुकूमत के खिलाफ इनके अपने एक मोस्ट पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर की, और साथ वो ये कह रहे हैं कि इसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और ये बिल्कुल बात ठीक है, इसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जब तक इसको ओवरहॉल नहीं करेंगे ये सिस्टम, बेशक आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें, आप नए प्रोविंसेस बना लें, लेकिन अगर आप चेहरे यही रखेंगे, इन चेहरों ने ना पहले ये निजात दहिंदा थे ना आइंदा ही होंगे, ये मरूसी सियासत करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नए आदमी को तो आने ही नहीं देते। और ये इन्हीं के शाखसाने हैं कि आज मुल्क जो है वो एक ऐसी दलदल के अंदर दस्ता चला जा रहा है कि आप देखें बैरूनी कर्जे जो है वो उनके अंदर बेतहाशा इजाफा होता चला जा रहा है। इनके शहाने खर्चे खत्म नहीं हो रहे। डेमोक्रेटिक निज़ाम हमारा कमजोर है, इसके लिए तो फिर तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा ना। उस पर तहरीक इंसाफ तो दूसरी जमातों को चोर डाकू करती है, वो बैठती ही नहीं है।
देखें ईमान, ये बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नॉट ओनली इन द पार्लियामेंट बट आल्सो इन सेनेट, इन्होंने मुतअद्दिद बार कहा कि आए बैठ के बात करें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, और यही बात वजीर आजम ने भी बहुत दफा की। अब हर्डल क्या है, अब क्या वजह है कि ये बैठ नहीं पा रहे? शायद कुछ जो है वो गैर जमहूरी ताकतें हैं या नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जो दोनों घरों को मिलके बैठने देना नहीं चाह रहे। और अब आप देखें इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन के निज़ाम के ऊपर भी मैं नहीं आवाज उठा रहा। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी इनको कहते हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये जो है पंजाब के डाकू हैं, इधर से जो है नून लीग वाले कहते हैं 2000 अरब रुपए का हमें हिसाब दो जो चलें इस पर भी डिटेल बात करेंगे। आप लोग हाँ, अजहर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के बाद जो पहली उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, उसके बाद आपने ये खबर दी थी कि अब जो बड़े मियाँ साहब है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। लेकिन सर असल खबर ये थी कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद करने से पार्टी को मना कर दिया। पार्टी पॉलिसी ये आ गई थी कि उन पर बात नहीं करनी है। अब इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी थी मियाँ साहब की, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग को कोई डर है, कोई खौफ है मोहसिन नकवी साहब से, इसलिए उन्होंने ये पार्टी पॉलिसी जारी की है। बहुत शुक्रिया ईमान। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ की ने जब ये मीटिंग हुई उससे पहले राना सनाउल्लाह ने जवाब नहीं दिया और ठोक बजा के दिया। उसके बाद अगर आप देखें ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दिया और मेरा ठोक बजा के दिया। और जो मीटिंग हुई उसमें लेकिन फिर उन्हीं राना मियां साहब ने नवाज आके कह दिया कि हमें तो मना कर दिया है तनकीद करने से। हाँ, सुन तो लेना, जी, सुन जी। तो लें। हाँ, सियासत में हर वक्त गोलाबारी जो है या जारहियत जो है वो ठीक नहीं होती। एक मतलूबा नताइज हासिल जब कर लिए मियाँ नवाज शरीफ ने, जब मीटिंग हुई रायगढ़ में जाती उम्रा में जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी थे, तो उनको जो मैसेज दिया गया, मैसेज मुतलका हलकों तक पहुंचा। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब कहाँ आए? मॉडल टाउन में आए। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म हाउस आए और जाके प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हो गई। जब एक साइड सीज फायर कर रही है, जब एक मैसेज पहुंच गया है, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की दोबारा स्टेटमेंट भी देख लें, उन्होंने उसी सिस्टम में कहा कि ये 5 साल पूरी करेगी हुकूमत। और उन्होंने अपने जो पहले बयान से जब बैक ट्रैक कर लिया, तो फिर नवाज शरीफ के जो अक्लमंदी का तकाजा या सियासी हिकमत अमली का जो तकाजा होता है वो यही होता है कि आप जो मतलूबा नताइज हासिल करने के बाद अपनी जो फोर्सेस हैं, जो ये अपने जो लोग हैं उनको रोक दें। तो मेरा ख्याल है वो नताइज हासिल किए, उसके बाद रोका गया। और एक बात याद रखिए, राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं बोल सकते, ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं बोल सकते। और इस सारी सूरत हाल में अब हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि इस वक्त कश्मीर का इलेक्शन नवाज शरीफ ने जीता हुआ है। आप इस वक्त कुछ भी कहें, चीज़ें इस वक्त उनकी हुकूमत बनने जा रही है। नवाज शरीफ पिछले 2.5 महीने से कश्मीर के इलेक्शंस पर भी बात करते हैं अजहर साहब। पहले मैं इस पर एक कमेंट सईद बलोच साहब से भी ले लूं। सईद साहब, मोहसिन नकवी साहब का ये जो बयान आया, उसके बाद सीनियर वुज़रा ने काफ़ी तनकीद की। जैसे अजहर साहब कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा उनको एक जवाब भी दिया, रिस्पॉन्ड किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिस्पॉन्ड किया। पहले वो उन पर तनकीद कर रहे थे, फिर पार्टी पॉलिसी आ गई, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब कुछ हुकूमती वुज़रा जो है उसकी तशरीह कर रहे हैं। उज़ैफा रहमान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग तशरीह की है। वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी का ये कहना कि सिस्टम नाकाम हो गया, इसकी मुराद तो कराची और KPK के सिस्टम से थी, विफाक में जो सिस्टम है उससे मुराद नहीं थी। और जो लैपटॉप के हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने बात की और कॉकरोच के हवाले से की है कि अगर कॉकरोच निकल आए तो सब उल्टा हो जाएगा, उनकी मुराद ये थी कि अगर एक सूबे की वज़ीर आला एक सूबे में लैपटॉप बांटेंगी तो जो बाकी सूबे के नौजवान होंगे उनमें गुस्सा आएगा। ये इसका मतलब है। देखें, ये तो जो दीगर सूबों के वज़राए आला हैं वो भी चाहें तो लैपटॉप दे सकते हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब का जो बयान पहले आया, जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में दिया, और उसके बाद उनकी आप वजाहत देख लें, मुझे उन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। यानी मोहसिन नकवी साहब ने पहले कान सीधा पकड़ा हुआ था, बाद में उन्होंने हाथ घुमा के कान पकड़ लिया, कान उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखें। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानिब से तनकीद की गई, बहुत हल्की तनकीद की गई। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो शायद अननोटिस्ड जाती हैं, जिनको गौर नहीं किया जाता या जिनको दरगुजर कर दिया जाता है। ये उन अल्फाज में ये तनकीद की गई है। अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मोहसिन नकवी साहब ने कोई हद क्रॉस की है, तो भाई आपने उनको सेनेटर बनवाया था पंजाब से, आपके वोटों से वो सेनेटर बने थे, तो सबसे पहले तो फिर आपको ये करना चाहिए था कि आप मोहसिन नकवी साहब को बुला के कह देते कि भाई हमारे वोटों से आप सेनेटर बने हैं पंजाब से, तो आप रिज़ाइन कर जाएं।
अगर कोई ऐसा हार्ड किस्म का मैसेज दिया जाता तो फिर तो बात समझ आती है कि मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत मोहसिन नकवी साहब के इन बयानात से बहुत ज़्यादा गम व गुस्से में है और वो इस बयान को जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत में इसको पसंद नहीं किया गया। तो ऐसी तो कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, बल्कि उस पर देखें कि एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात से फिर मुख्तलिफ तशरीहात की जा रही हैं कि जी ये वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात हुई है, ये सिस्टम चलेगा, 5 साल हुकूमत भी पूरी करेगी, वजाहत और अपनी अपनी तरफ से है। और दूसरी जानिब से जो हमें मुख्तलिफ इतलात मिल रही हैं वो तो हुकूमत के लिए बड़ी अलार्मिंग है, बल्कि सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी चार्ज शीट किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत को चार्ज शीट किया जा रहा है। गंदम वाले मामले पर बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आ रहे हैं कि अपने किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई और बाहर से आप दरामद कर रहे हैं। तो ये मसाइल देखें, पंजाब हुकूमत चार्ज शीट हो रही है, वज़ीर आज़म साहब चार्ज शीट हो रहे हैं, वफाकी हुकूमत चार्ज शीट हो रही है और पूरी काबीना को चार्ज शीट किया जा रहा है। तो फिर इसके बाद सिस्टम की नाकामी और क्या होती है। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये कहें जी कि दिल तो धड़क रहा है, लेकिन वो जो दिल से खून पंप हो रहा है वो ना हाथों में जा रहा है ना टांगों में जा रहा है, बाकी जिस्म सारा मफलूज है, लेकिन दिल धड़क रहा है, बंदा जिंदा है लेकिन वो मफलूज हालत में पड़ा है। तो उससे तो फिर उसका चलना फिरना या उसके जो रोज़मर्रा के दीगर काम है वो तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये कहना जी कि वज़ीर आज़म साहब बरकरार रहेंगे ओहदे के ऊपर, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को और उनकी जमात को बहुत बारीक बीनी से हालात का जायज़ा लेना चाहिए। अगर आप बारीक बीनी से हालात का जायज़ा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिन्होंने सिस्टम को उठा के फेंकना होता है वो कभी भी ऐलान करके नहीं आते, कभी उसका बाकायदा बताया नहीं जाता कि हम फ़लाँ तारीख को आएंगे। मियाँ साहब और उनकी हुकूमत के साथ तो ऐसे वाक़यात माजी में ज़्यादा हो चुके हैं। उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि 1999 में जब उनकी हुकूमत गिराई गई थी तो उस वक्त क्या हालात ऐसे थे, क्या उस वक्त भी इसी तरह की अहम मुलाकातें नहीं होती थी। ख्वाजा साहब का अपना असेंबली के फ्लोर पे ये बयान है कि जो हुकूमत में होता है वो सबसे बेखबर होता है, उसको पता ही नहीं होता और तब पता चलता है जब पाँव से ज़मीन निकल जाती है। जी देखें, वो हुकूमत की भी एक अपनी भी एक उसका नशा होता है ना कि आप फिर इस तरह के जो आपकी नाक के नीचे मामलात हो रहे होते हैं आप फिर उनके ऊपर गौर नहीं करते। हालांकि उसी के अंदर सबसे ज़्यादा निशानियां होती हैं कि आने वाले दिनों में हालात व वाक़यात हुकूमत के लिए, काबीना के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए क्या बनते हैं। हमारी तो ये तारीख है, आप क्या में पाकिस्तान से उठाकर देख लें, आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। अब पिछली हुकूमतें अगर वो पार्लियामेंट अपनी एक दो मुद्दत उनकी पूरी हुई है, पीपल्स पार्टी के दौर में पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे किए है, मुस्लिम लीग नून के दौर में, फिर पिछली जो हुकूमत गुजरी थी PTI की उसमें भी पार्लियामेंट के 5 साल पूरे हुए, लेकिन वज़ीर आज़म कोई अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो उन अगर मारूजी हालात को आप जहन में रखें तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का बयान और उसके बाद उनकी वजाहत ये बिल्कुल एक ही चीज़ है और इसको मुस्लिम लीग नून की क़यादत जितना इस पर गौर व फिक्र करें मेरे ख्याल में उसके लिए उनके लिए रास्ता ढूंढना उतना आसान होगा। संदेला साहब, आपने सईद साहब की गुफ्तगू तो सुनी है, वो कह रहे हैं कि ये चार्ज शीट है और पंजाब हुकूमत पर भी इस वक्त क्वेश्चन आ रहा है और बिलावल भुट्टो साहब भी मुसलसल ये कह रहे हैं। चले फॉर्म 47 का तो वो नारा लगा रहे थे, लेकिन अब वो जो उल्टी गिनती उन्होंने शुरू की हुई है इस पर राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि उनकी जो गिनती है बहुत जल्द सीधी हो जाएगी और ये उसी तनख्वाह पर काम करेंगे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान की तशरीह कर दें, वो क्या मुराद है उनकी इस बयान से? पहले बात तो जो सईद साहब ने कहा, मेरा ख्याल वो किसी और मुल्क के बारे में नहीं पाकिस्तान के बारे में नहीं कह रहे थे, किसी शायद और मुल्क की सियासत या किसी दूसरे मुल्क की सियासी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। जाहिर है पंजाब के बारे में भी उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जगह पे कोई काम हो रहा है तो वो पंजाब में हो रहा है। इस वक्त अगर कश्मीर में 12 में से 9 सीटें मिलती हैं तो वो पंजाब की कारकर्दगी पे मिलती हैं। पंजाब में 10 सीटें 10 में से 10 मिलती हैं तो वो पंजाब की कारकर्दगी पे मिलती हैं। और उसके बाद फिर मीरपुर में जो इलेक्शन हुआ वहां पे 9 में से अगर 5 मिलती हैं तो वो भी पंजाब की कारकर्दगी में मिलती हैं। अगर उनको सईद साहब को लाहौर कभी नहीं गया तो वो जाए देखें वहां पर लाहौर में, फिर अगर मुजफ्फरगढ़ नहीं कभी गया तो वहां पर जाके देखें, और फिर अगर सरगोदा जाना हो तो वहां पर देखें जाके कौन सा हॉस्पिटल बना है, कौन सा यूनिवर्सिटी बनी है, कौन सा कॉलेज बना है। फिर ये जब जाएंगे तो इनको पंजाब के रोड भी नजर आएंगे, पुल भी नजर आएंगी। फिर वहां पर धी रानी प्रोग्राम से लेकर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक नजर आएगा, कैंसर हॉस्पिटल नजर आएगा, कार्डियोलॉजी जो कि सिर्फ 1.5 साल में बने हैं। 950 बेड का अस्पताल लाहौर में बना है, दुनिया का बड़े अस्पतालों में शायद 3रे नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे संदेला साहब अगर 11 अरब का जहाज देख लिया तो फिर शायद मसला बन जाए। नहीं, तो 11 अरब का जहाज देखना पड़ेगा ना। 11 अरब के जहाज में अगर आपने सुबह मुजफ्फरगढ़ जाना है, शाम को लाहौर जाना है, और क्या ये जहाज पाकिस्तान की तारीख में पहले दफा खरीदा गया है? क्या ये जहाज जो है वो रात को जाती उमरा लैंड होता है? क्या इससे पहले के जो वज़ीर आला थी उसके पास 20 साल से एक पुराना जहाज नहीं था जिसको रिप्लेस किया गया? अरबों खरबों रुपए का बजट है जो लग रहा है। मुझे जरा ये बताएंगे, जब आप शाम को बैठी होती हैं खुद मोबाइल पे रीलें देख रही थी तो आपको गुजरावाला देख के फख्र महसूस नहीं होता?
क्या आपको वो गुजरावाला लग रहा होता है, या फिर मुजफ्फरगढ़ की वो जो शाम को आपको स्ट्रीट नजर आ रही होती है, फूड स्ट्रीट, क्या वो आपको लगता है कि ये फैसलाबाद की जो कचहरी बाजार लेकिन नजर आ रहा सदेला होता साहब, है? जब तो मुल्क में 40% तो लग लोग रही है कतई ना। गुर्बत की लकीर से नीचे हो, लोगों को बिल जमा कराने के पैसे ना हो, एक बाप के पास बेटे के लिए कफन ना हो, और वो वैसे ही अपने बेटे को लेकर कब्रिस्तान बेटे पहुंचे, के तो लिए मुझे बिल्कुल कफन फख्र नहीं होता। आपको फख्र होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप गलत बयानी कर रही हैं। जिस बेटे के पास कफन नहीं था वो नशई था, वो पूरे का पूरा खानदान नशा बेचता था, उन्होंने खुद लाश को छुपा के रखा हुआ था। इससे कोई लेना देना नहीं है हुकूमत का। 1 करोड़ आप से जरा ज्यादा पूरी बात बच्चा किया इस वक्त करें ना। स्कूलों से बाहर है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी लाश की बात कर रहा हूँ जिसपे आप कह रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे जरा ये बताएं कि वो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, नेबर में रहने वाले आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि साथ वाले घर में लाश पड़ी है और उनके पास कफन नहीं है तो सारे पूरे मोहल्ले को सजा चलिए, देनी जो चाहिए? 1 करोड़ क्या बच्चा ये हाल स्कूलों से हुकूमत की बाहर है, जिम्मेदारी वो है? भी क्या नेबर्स की जिम्मेदारी किसने है कहा कि है वो आपको? अपने क्या बच्चों के दुनिया साथ में, साथ क्या उनको भी दुनिया में पढ़ाएं? सिर्फ, क्या दुनिया में सिर्फ अभी मुझे तो ये बताएं कि संदेला साहब, अभी इस वक्त 45 लाख, ना आप जी। सुन के जाएं, ऐसे नहीं भागने दूंगा। 45 लाख बच्चा स्कूलों में दाखिल हुआ है, 45 लाख, 4.5 मिलियन। अभी ये देखें नवाज शरीफ स्कूल और पंजाब में जो है वहां पर 1000 बच्चे की जगह है। सर, आप अभी गूगल करें कि पंजाब में कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मैं क्यों आप गूगल अभी कर करूं? मैं लें। आपको रियलिटी जानता तो मैं गूगल क्यों करूं? मैं रियलिटी जानता, गूगल आप करें। जिन्होंने ढूंढा है मुझे जुबानी याद है। आप ये देखें कि पिछले 2 साल स्कूलों में कितना बच्चा चलें सर, दाखिल कोई हुआ सरकारी है। नंबर्स 2 साल हैं पहले आपके पास, कितना वो था, आप अब हमें कितना दे है? दें। मेरे पास सरकारी नंबर भी मैं आपको अभी लेके दे रहा हूँ। मैं दूसरी ये बता रहा हूँ कि आप ये चेक करें कि 2 साल पहले कितने बाहर थे और आज कितने बाहर है। सर, 2 साल में कितने 1000 स्कूलों में मरीजों पर बच्चे ना गए हैं? सिर्फ एक डॉक्टर है। किसने कहा आपको? कौन सी आपकी साइंस रॉकेट साइंस बता रही है? आपको पता है कि अब तो मरीजों जो सर, आप सर्च कर लें, मैं आपके तो झूठ तो हॉस्पिटल है नहीं ना, कह रही। मैं सर्च नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं ना आप, कुछ गलत चीजें बयान कर रही है ना। 1000 मरीज पर एक डॉक्टर है। खुदा का खौफ करें, मेरे ख्याल में आपका नॉलेज ठीक नहीं है, इसको बेहतर करें। अभी तो आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल हैं, जो आपका अपेंडिक्स है या जो जच्चा बच्चा है, वो तो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में हल हो रहा है। उसको तो अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है हर बड़े टाउन के साथ मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक है। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में है, जहां पे कोई पर्ची नहीं है, जहां पे कोई फीस नहीं है, जहां पे आपको कोई किसी किस्म का कार्ड नहीं दिखाना पड़ता। देखें, स्टूडियो से बाहर निकले, गली मोहल्लों में जाएं, देखें वहां पे सर, स्टूडियो से अगर हम बाहर निकल गए ना तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। आप मेरे साथ चलें, हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल चले। नहीं, मैं आपके अस्पतालों साथ का भी क्यों दौरा ड्यूटी करेंगे, मेरी थोड़ी स्कूलों लगी का है। भी दौरा करेंगे, बाजारों का भी दौरा करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे। तनहा आपने लेनी, मैं आपके साथ क्यों घूमूं? मैं तो खुद घूम के दिखाता हूं लोगों को। मुझे तो ये बताने की जरूरत नहीं मैं क्या दिखाता हूं लोगों को। आप निकले बाहर, सर, देखें, आपको डॉक्टरों में ही वही नजर दिखाएंगे ना जो आप दिखाना चाहते हैं। कंटेनर में नजर आएंगे। नहीं, मैं आपको, अच्छा मुझे एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, 950 अस्पताल का 950 बेड का अस्पताल 1.5 साल में कैंसर का लाहौर में बिना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। जना हॉस्पिटल बना है लाहौर में, बिल्कुल कार्डियोलॉजी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सरगोदा में अच्छा, नवाज शरीफ चलें, इंस्टीट्यूट ऑफ आपने कहा था कि मेरी नॉलेज नहीं है। ये जो नंबर्स है, मैं आपको भी शेयर कर दूं या प्रोग्राम के बाद कर दूं? मैं आपको ये नंबर जरूर करें। नंबर के बाद में शेयर करें, और अगले प्रोग्राम में इस पे अगली दफा प्रोग्राम रखें, ताकि आपके नंबर करेक्ट करके लेके आऊं। मैं इस प्रोग्राम में तो फैसला नहीं होगा, एक और प्रोग्राम रखें। ठीक है, जरूर नंबर भेजें, मैं संदेला correct करके साहब, लेके आऊंगा। ठीक हो गया है। ठीक है सर, इस पर बात करते हैं। ब्रेक का आ जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं शाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगी, जो हम इससे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। सर, आपने तो बायकॉट कर दिया है और पहली आवाज़ इन इलेक्शंस पे फॉर्म 47 की लगी है। अब चंद साहब जो बात कर रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब जो नून लीग के इत्तेहादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इस्लामाबाद के भी सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से वहाँ पे धांधली हुई, और तारिक फजल साहब खुद कैसे जीते, उनकी तो अपनी सीट जो है वो मशकूक है, और इस्लामाबाद के साथ साथ पंजाब के भी सबूत दे सकते हैं। तो सर, जब आपका भी बयानिया ये है कि आप भी कहते हैं फॉर्म 47 की है, आप लोगों के पास भी सबूत हैं कि जनरल इलेक्शंस 2024 में जिस तरह से धांधली हुई, आप लोगों का मैंडेट छीना गया, अब ये पीपल्स पार्टी के पास भी सबूत है, तो अगर आप लोगों का बयानिया सेम है तो कोई साथ मिल सकते हैं, आप लोग साथ मिलकर कोई हिकमत अमली बना सकते हैं? देखिए ईमान, एक तो मैं पहले जिस तरह संदेला साहब ने बात की, थोड़ा सा इनको बताना चाहूंगा कि ये शायद किसी और पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान की को मैंने देखे है, जिस पाकिस्तान की बात हम लोग करते हैं, जिस पाकिस्तान की रोज बात होती है, उसके तो हालात कुछ और है संदेला साहब।
सिर्फ पंजाब आप लाहौर क्यों समझ लेते हैं? आपने बड़े अस्पतालों के नाम ले लिए, आपने एक सरगोदा का नाम लिया, मुझे इसके अलावा बताएं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं? आपने पंजाब के अंदर 38 36 37 इजला हैं, किसी और का भी तो जिक्र करें कि वहां पे हमने ये कर दिया, ये 7 उकाड़ा है, ये 7 साहिवाल है, ये कसूर है, इधर शेखुपुरा है। मैं पिछले दिनों गुजरावाला होकर आया हूँ, सारा गुजरावाला खुदा पड़ा है, उसके अंदर बेतहाशा जो है आपने डिगिंग की हुई है, वहां पे कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं आपकी बात नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, मुकम्मल कर लेने देना, मुकम्मल कर लेने दे। चले शाहिद साहब, कर लेने देना संदेला साहब, ये चले शाहिद साहब, मेरे ख्याल है कोई काउंटर दे रहे हैं। ये ना करें। नहीं गुजरावाला में जो डिगिंग की है वो क्यों की है वो बता दें, बाकी नहीं कोई बात कर रहा। मुझे मुकम्मल कर लेने दें। सर डिगिंग क्यों की है वो बता दें, बस बाकी लोग शाहिद साहब आप कमेंट कंप्लीट करें। मैं संदेला साहब आपके पास, संदेला साहब ऐसे ना करें, ऐसे 51% एनएफसी है आपके पास। 51% एनएफसी के साथ सिर्फ हमें लाहौर नहीं चाहिए, हमें पूरा पंजाब चाहिए। हमें आपकी गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं 21% से पॉवर्टी 29% पे गई है, 8% आपके दौर के अंदर इंक्रीमेंट हुई है। आपके स्टैटिस्टिक्स हैं कि 1 करोड़ 30 लाख बच्चा पंजाब के अंदर आज स्कूलों से बाहर है। आपने किया क्या? बेसिक हेल्थ यूनिट आपने बंद किए? नहीं किए तो मुझे बताएं। रूरल हेल्थ सेंटर्स आपने बंद किए? नहीं किए तो मुझे बताएं। आपने जो है जितने स्कूल से प्राइमरी आपने सारे नहीं दिए पेफ को। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपने बनाई, सारे उस्तादों को जो है आपने एक लाइन में खड़ा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने भर्ती किए और उसके बाद 1 महीने बाद उनकी तनख्वाह नहीं देते। आप कहते हैं साफ सुथरा पंजाब। 2 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी फैसलाबाद की निकल के आई। कहाँ पे है वो साफ सुथरा पंजाब? कहाँ पे है? पिछले दिनों लाहौर के अंदर बारिश हुई, क्या वहां पे लोगों को नहीं देखा? जो आपने वहां पे दरिया बनते हुए सड़कों को देखा? तो मुझे संदेला साहब ऐसे ना करें। जो मसाइल हैं उनको जब तक आप जैसे लोग मामलात आगे नहीं सही होंगे। अब दूसरी बात देखिए, आपकी नजर क्यों नहीं है इन मसाइल के ऊपर? क्योंकि आपके पास इन लोगों का मैंडेट नहीं है। आपको पता है कि इन लोगों ने हमें उस्मान बुज़दार के पास इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि मैंडेट इनका नहीं है। उस्मान बुज़दार के पास मैंडेट था, याद है आपको? उस्मान बुज़दार के पास मैंडेट था जिसने पंजाब के हर शहर को पेरिस बना दिया था। नहीं सीरियस है, क्योंकि मैंडेट की बात करें तो मैंडेट उस्मान बुज़दार के पास था। संदेला साहब मैं इंशाल्लाह बड़े आराम से सुनूंगा। लेकिन गुजारिश ये है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, मैं नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आपको इस मसनद पे बिठाया है और जिनको आपने जो है सदर पाकिस्तान बनाया। मैं नहीं कह रहा, चलो मेरी तो बात छोड़ दें। मेरी बात को इंडोर्स करता है फैफिन पाकिस्तान का, मेरी बात को इंडोर्स करता है यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट जिसको आपने दबाने की बेहद कोशिश की, मेरी बात को इंडोर्स करती है वो 390 इलेक्शन पिटीशंस। मैं अजहर साहब आपकी तरफ ही आती हूँ। ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है, एक तो इस पर कोई कमेंट अगर आप करना चाहें। ये जो फैक्ट्स हम बयान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, बड़ा अच्छा रिपोर्ट करते हैं हमेशा से। ये संदेला साहब जो बात कर रहे हैं और जो बैरिस्टर शाहिद साहब ने बात की, ये दुरुस्त है? देखिए इस वक्त हालात ये हैं कि जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें 4 सूबे हैं। चारों सूबों में अगर आप कारकर्दगी का मुवाजना करें तो मेरा ख्याल है आपको पंजाब ही नज़र आएगा। अब तो हमने मुकाबला करना है ना कि किससे मुकाबला है। तो पंजाब में इसमें कोई शक नहीं काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने काम किए जा रहे हैं। आप अमन अमान की सूरत हाल ले लें, सिर्फ लंदन के मुकाबले में आपका लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट ज़्यादा महफूज है। क्यों? यहाँ पर लंदन में आपको मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे पास फिगर है, पिछले 1 साल के दौरान 76,000 मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को छुरियों के वार करके लंदन की सड़कों पर कत्ल किया गया। ड्रग वॉर इधर है। और यहाँ पर जो अमन अमान की सूरत है, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे रेंज रोवर रखना या कोई बड़ी गाड़ी रखना जो है वो इस लिहाज से नामुमकिन है कि चोरी हो जाती हैं। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ चोरी हैं। तो बहुत हर चीज़ जो है वो बुरी नहीं है। गुंजाइश की सूरत हाल जो गुंजाइश है बेहतरी की, मेरा ख्याल है वो उस बेहतरी की तरफ जाया जा रहा है। उस सारी सूरत हाल में देखिए पाकिस्तान को हम बुरा कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये देखें आपका पाकिस्तान गुज़िश्ता 76 साल के मुकाबले में आज जो उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग है, आलमी सतह पर है, जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर हैं। आप गुज़िश्ता रोज़ देख लें, आप जो कुछ यहाँ पे मक्का मुकरमा में आप पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल गई है। तो एक खादमैन हरमैन शरीफैन जो है कि MBS जब मोहम्मद बिन सलमान
वो आपके मेजबान सही। थे। टर्की के साथ आपका मुआहदा हुआ, पूरी दुनिया आपकी इस वक्त जो है वो तारीफ कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो आपको मक्का मुकरमा में नजर आए, वहाँ पे कंधे से कंधा जोड़ के नजर आए, वहाँ पर जब ये तकरीब हो रही थी, उसके बाद जुमे की नमाज में नजर आए। देखें, इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ से बेहतर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस पाकिस्तान का वजीर आजम बन सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ में ये क्वालिटी है कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं। तमाम वो जहाँ अच्छे मैनेजर हैं, वो पॉलिटिकली भी लोगों को उतना ही अच्छा डील कर रहे हैं। देखिए के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकात बेहतरीन है, और दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो पाकिस्तान को ये फतवात नहीं मिल सकती। आप जो मामलात अगर देखते हैं कि सऊदीया के साथ मामलात, शरीफ फैमिली का ताल्लुक 40-50 साल पुराना है सऊदीया से। अभी नवाज शरीफ पिछले 3-4 महीने पहले सऊदीया से हो गया। आपको क्या सुन लेना, आप जो वो रोजी, आप जो देखें कितनी बुरी मतलब एक नाकामियां खामियां आपने प्राइम जो पाकिस्तान के बारे में बयान की होंगी, ये कोई अब आज की तो नहीं है, ये पिछले 20-30-40-50 साल से चल रही है, और इनको ठीक होना चाहिए। इनमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। मैं इस चीज का हामी हूँ कि चाहे छोटे सूबे बने, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने या बलदियाती निज़ाम, लेकिन उसकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान ने ये कामियां, आपकी कितनी बड़ी कामयाबी है, आपको ने भारत को हराया। आपकी कितनी बड़ी कामयाबी है कि आपके इस्लामाबाद में जहां बैठी हैं, पूरी दुनिया यहाँ पे इकट्ठी हुई, इराक और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, आपने उसकी मेजबानी की। अपनी फतवात भी तो देखें, नाकामियां बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त ये वो पाकिस्तान है जब तहरीक इंसाफ छोड़ के गई थी तो कहा जा रहा था श्रीलंका बन गया है, अब महीने में 2 महीने में ये दिवालिया होने जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसको रिवर्स किया गया, ये वही पाकिस्तान है जिसके अब मुआशी इशारिये जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर, ये वही पाकिस्तान है जिस पर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, ये सिस्टम नहीं चल सकता। हाँ, तो बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान बाद में दिया वो भी तो सुन लेना पूरा। और ये वही पाकिस्तान है जिसकी वजारतों पर वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वजीर आजम जो रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं, इवेंचुअली तो वो यही कहना चाह रहे हैं ना कि वजीर आजम जो रिपोर्ट मंगवा रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, आप थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करवा लें, ऑडिट करवा आप लें। उसका, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो थर्ड पार्टी एवेल्युएशन का उन्होंने, उनका दूसरा जो बयान है उसमें उन्होंने क्या कहा, तो इसका मतलब ना सिस्टम में खराबी तो है सर। सिस्टम में उन्होंने की है, शहबाज शरीफ ने की है खराबी। मुझे ये बताएं, ये सिस्टम क्या इमरान खान के मुकाबले में 3 साल सर, 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकाल दें आप, फिर मुझे बता दें कि किसने की है खराबी। 3 साल चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके दौर में जब एक कर्नल जो है वो पार्लियामेंट चलाया करता था, वो क्या नाम था उसका कर्नल का, ये वही पार्लियामेंट है जिसके कर्नल लियाकत, ये वही जो है जिसमें जो इमरान खान साहब किस इल्ज़ाम में जेल में है, करप्शन के इल्ज़ाम में, चोरी के इल्ज़ाम में, ये वही वज़ीर आज़म है ना। ये मोहतरमा बुशरा बीबी किस इल्ज़ाम में जेल में है, चोरी के इल्ज़ाम। नहीं अब चले नहीं, अब सुने बात ये कि वो जो 3 साल सुना रहा हूँ ना कि ये वही 3 साल 2017 में नवाज शरीफ इस पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहा था, जो प्रेडिक्शंस थी वो टॉप 7 में शामिल होने केसेस की तो आप बात ना करें। मैं किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ जो केसेस की आप बात करें, माजी की ये मिसाल है ना, जरदारी साहब जेल में गए थे, मरीम नवाज साहिबा गई थी, नवाज शरीफ साहब गए थे, जब वो वापस आए तो हमें यही पता चला कि उन पर केसेस जो थे सियासी थे, तो अब इमरान खान साहब पे फिर यही होगा। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में खुदा ना खास्ता हो जाता, अल्लाह ने बचा लिया। जितना नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया 2014 में धरने लेके इस्लामाबाद कौन बैठा था उस वक्त, चाइना का सदर का दौरा किसने रोका? सुने 2017 में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो चलती हुई हुकूमत, जब मुआशी तौर पे सब चीजें बेहतर थी, उस वक्त पनामा के नाम पर अकामा पे किसने निकाला था नवाज शरीफ को? किस वक्त उस चलती हुई हुकूमत को, जब पेट्रोल जो 60-65 रुपए थी, पेट्रोल जो डॉलर था 100 रुपए था, उस वक्त इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा शख्स आया जिसने सारे सिस्टम को 2014 से लेके 2023-22 तक तहस नहस कर दिया। ये तो एक फैक्ट है ना कि वो इसी जुडिशरी के साथ, इसी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके खेलता रहा। अब ये कहते हैं कि जी ये हमारा कसूर नहीं है। ये जो 10 साल की ब्रेक आई है, इसने मुल्क का जो यहाँ तक पहुंचाने में, सिस्टम को खराब करने में इसने किरदार अदा किया, और जो सिस्टम कोलैप्स होने की बात की है मोहसिन नकवी ने, इमरान खान की बात की है, जो 10 साल उसने नून लीग के अलावा तमाम जमातें कह रही हैं कि ये 47 की हुकूमत है, ये भी एक फैक्ट है। चलें सईद बलोच साहब, जितनी बात मैंने इनकी अखज़ की है कि ये सारी तबाही की जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो जो 3 साल का इमरान खान साहब का दौर था, ये वहीं से सारा मामला। 10
10 साल 2014 से। चले ठीक है, सईद साहब कमेंट कर दीजिएगा। देखें, ये तो आप जो अदाद शुमार हैं उसकी बुनियाद पर हम देखेंगे ना। सियासी बयानात या किसी शख्स की जो इनफरादी राय है उसकी बुनियाद पर तो आप ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि इमरान खान के दौर में कितनी तरक्की थी या नवाज शरीफ साहब के दौर में कितनी तरक्की थी। 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल 2022 में, उसके तकरीबन 2 महीने के बाद आपका मुआशी सर्वे जारी हुआ था, जो 2022 के जो बजट था उससे पहले जारी किया गया था और उस वक्त PDM की हुकूमत बन चुकी थी। आप वो मुआशी सर्वे उठा के देख लें, उसमें मुल्क कितनी GDP आपकी कितनी शरह से तरक्की कर रही थी, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी तरक्की कर रही थी। संदेला साहब ने हाथ जोड़ लिए हैं और वो सारी चीज़ें आप देखें, ये अब इनकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त। सईद भाई एक सेकंड, सईद भाई आप जो मुझे सर्वे 2 महीने के बाद बता रहे हैं, मुझे 2 हफ्ते बाद इमरान खान का बयान सुना दे जिसमें वो कह रहा था कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं? मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जिसने 3.5 साल सर्व किया था, वो खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि 4 हफ्ते बाद मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा, और आप मुझे सर्वे की बता रहे हैं कि इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान पता नहीं कहाँ आसमान पे पहुंच रहा था। अब सुन लें सर, सुन लें जी, मैं सुन रहा हूं। जिस वक्त आप अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते, उनको रोल ओवर करवाते हैं, उस वक्त आप डिफ़ॉल्ट कर चुके होते हैं। और ये पाकिस्तान तकरीबन 2014-15 से डिफ़ॉल्ट ही चल रहा है। हम एक कर्जा लेके दूसरे से पूरा करते हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो इतने ताकतवर वज़ीर हैं कि वज़ीर आज़म को जवाब दे भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो हम 10 साल बाद भी यहीं खड़े होंगे। देखिए, ये किसका कसूर है? ये किसका कसूर है? ये कसूर क्या शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का है कि वो इतना ताकतवर है कि वो सारे सियासतदानों का कसूर है, सारे सियासतदानों का तो ये कसूर तो है। फिर यही मैं कह रहा हूँ कि इस पे शादियां ने ना बचाए कि जी वो ये कह रहा है कि वो इतना ताकतवर है, वो तो इस हक़ को, इस हक़ाइक़ को तस्लीम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको सोचना होगा कि 2014 से लेके जो 2023 तक, सर लेकिन इस वक्त तो जो हुकूमत में उनकी जिम्मेदारी है ना, सब लोगों को साथ लेकर चले, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचा जाए। ये तो जिम्मेदारी अभी आप पे आयद होती है ना, क्योंकि हुकूमत नून लीग पर आयद होती है कि हुकूमत में है वो। चलें सईद साहब, आप अपना कमेंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखें, अब ये तो मोहसिन नकवी साहब भी मैदान में मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी पार्टी को ये अच्छी तरह मालूम है कि मोहसिन नकवी साहब की बनफ़्से नफीस जो तैनाती हुई थी वो किस शख्सियत की जानिब से की गई थी। और मोहसिन नकवी साहब के तो सिर्फ ज़बान इस्तेमाल हुई है, अल्फाज शायद किसी और के थे, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। उनको अंदाज़ा है कि मोहसिन नकवी पर तनकीद नहीं होनी, बल्कि तनकीद किसी और शख्सियत पर होगी, और मेरे ख्याल में उस शख्सियत पर तनकीद करने से मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत और उनकी पूरी पार्टी के पर जलते हैं। शायद इसी वजह से मसलियत का जो है वो सहारा लिया गया है। और मियां साहब भाई उस शख्सियत का आप ही नाम ले दें, भाई उस शख्सियत का आप ही नाम देखें, फिर ये चैनल के लिए भी मसाइल बन जाते हैं ना, तो आप समझ जाए ना। देखिए, मोहसिन नकवी साहब उस शख्सियत पे चैनल का अल्लाह वारस है। नहीं, ये उस शख्सियत का कोई कर रहे तो वो शख्सियत का नाम कैसे ले लें? नाम ले आज, सही देखें, मैं मैं नाम ले लूंगा, लेकिन आप मियां साहब को कहें कि मेरे नाम लेने के बाद वो तनकीद कर दें उस शख्स के ऊपर, तनकीद कर दें, उस शख्स पर तनकीद कर दें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हुकूमत की क्या औकात हैसियत है। और आज भी सिग्नल जो हैं वो दिए गए हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी पैगाम दिया गया, पूरी चार्जशीट की गई है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, काबीना के हवाले से चार्जशीट की गई है। इसके अलावा जो आपकी पंजाब हुकूमत है, ये हवाई खबरें जो है, ये कसूर इस सहाफत का भी है कि ये हवाई खबरें आप फैलाते हैं। कहाँ पे चार्जशीट? देखें, ये जो उनको खबर दी गई, नहीं सुने मेरी बात। अजहर जावेद साहब, आप सहाफ़ी हैं या आप मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी कर रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें। हैं या पीटीआई की तर्जमानी कर रहे हैं? मैंने तो अभी तक पीटीआई का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो उनको किसी नुक्ते पर उनको डिफेंड तक नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो हवाई खबरें उठा के दे रहे हैं, जिनके चार्जशीट कर दिया गया है, उनको ये शहबाज को मैसेज कर दिया गया है, फिर आप जैसे लोगों को जब एनसीसीआई ये कहती है ना प्रूव करो, फिर आप कहते हैं सहाफत के पीछे छुपते हो। ये झूठी खबरें, ये अफवाहें, ये सारी चीजें जो सोर्स है, ये इससे ना करें। आप सहाफत को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं कि कोई ठोस खबर दे, कोई प्रेस रिलीज आई है मोहसिन नकवी के मुंह से आया? मुझे हैरानी होती है, मुझे हैरानी होती है कि इन्होंने पत्नी इतना अरसा सहाफत कहाँ पर की है कि सियासी जमातों के अक्सर लोग जो खबर देते हैं वो अपना नाम नहीं बताते, ज़राए से खबरें दी जाती हैं। मुझे साबित करते हैं, नहीं कौन से ज़राए साबित करते हैं सर? मुझे जरा समझा दें, किसी जगह पर ज़राए को साबित किया गया हो। इसी सहाफत ने बेड़ागर किया सहाफत का कि जी वो जो इस्तीफा मांग लिया। सर, सहाफत का बेड़ागर कैसे हुआ कि आप जैसे लोग एक जमात की बैठ के तर्जमानी करने लग जाते हैं
और उसकी भाई, वजह से मैं सहाफत का बेड़ा तर्जुमानी गर्क नहीं हुआ कर है। रहा। सहाफत सच्ची का बेड़ा बात इस वजह से आपको- गर्क हुआ है सच्ची बात कि यहाँ आपको पर बुरी सियासी लगती है। जो जमातों सच्ची बात आपको के बुरी ओहदे ले लिए लगती है। जाते हैं, उसकी जब वजह से आपने- सहाफत का बेड़ा गर्क हुआ है सर। मेरी बात सुनो मिस्टर, आप जैसे लोग जब ये अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, कौन सी अफवाह अपनी फैलाई है सर मनगढ़ंत मैंने? जो करते, ये अभी फैलाई है आपने कौन कि सी? जी वो उनको चार्जशीट कर दिया चलिए, गया। वो कह रहे हैं मेरे उनको जराये ने दे दिया खबर दी गया। है। क्या मोहसिन नहीं, कौन नकवी से साहब ने जराये? क्या मोहसिन नकवी साहब ने क्या आपके सिस्टम के कोलैप्स होने की बात नहीं साहब ने की? बाद में क्या कहा है? बाद में क्या कहा है? बिल्कुल मैं कह रहा हूं सर, बिल्कुल कह रहा हूं। आज बात आप हदूद में रह के बाद में आप कहते हैं कि आपने उस शख्स का नाम लेने की कोशिश की जिससे आपके पर जलते हैं, और आप इस ले लें, वक्त उस आप शख्स ले का लें। सुन आप लें, मुझे ये बता दें सुन मोहसिन लें। नकवी साहब मैं को बता- इस ओहदे पर किस बंदे ने मेरी बात तैनात किया, आप सुनिए, नाम ले सकते हैं? इस वक्त फील्ड मार्शल और वजीर आजम का जो साथ है बिल्कुल बेहतरीन है। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। No और doubt, वजीर इससे आजम तो और इनकार शहबाज कोई भी शरीफ नहीं के कर रहा, दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं ये आपके जो झूठी अफवाहें हैं ना, जो आप उन लोगों के नाम लेने की बजाय आप बीच में करते हैं, इस वक्त फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। फील्ड भाई मार्शल और साहब, मैंने तो उनके ऊपर बात ही नहीं की, मैं उस साइड पे गया ही नहीं हूं। मैं बात कोई और कर रहा हूं, आप दरमियान में मदाखलत कर रहे हैं। आपने बात की, मुकम्मल की, मैंने आपकी बात को टोका नहीं है। आप मुझे बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद अपना जवाब दे दें। चलिए, उनको मुकम्मल करने दें, आगे बढ़ना, टाइम बहुत कम है। अजहर साहब, आप अफवाहें फैलाते हैं वजीर आजम के अजहर साहब, और फील्ड मार्शल के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। मोहसिन चलिए, नकवी साहब ने जो बात की है अजहर साहब, उस पे बनने आप- चाहिए, नीचे डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और चलिए अजहर साहब, निज़ाम आप ठीक ना होना चाहिए। आप इसमें इस किसी बात का जवाब नहीं। दे दें जो सईद साहब आपसे पूछ रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब इस ओहदे पर किस तरह आए हैं। मोहसिन नकवी साहब को नकवी साहब, सेनेटर, मैं बताता हूं। मोहसिन नकवी साहब को मैं सेनेटर बताता हूं। किसने मुंतखब किया, किसके वोटों से सेनेटर पीपल्स बने? पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर किया। अच्छा। ठीक है, और पीपल्स पार्टी के उनको जो नॉमिनेट किया गया वो पीपल्स पार्टी ने किया, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने आपको पता है मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? यहाँ पे जब लंदन में था मियां नवाज शरीफ, राना हर साहब महीने का बयान मोहसिन मुझे नकवी याद से- आता है, वो कहते हैं शुक्र करें उन्होंने वजारत दाखिला मांगी है, वजीर आजम की लेना आप बात मोहसिन नहीं नकवी करनी। से बात करने के, मोहसिन नकवी साहब और नवाज शरीफ की हर महीने यहाँ लंदन में मुलाकात होती थी। मोहसिन नकवी साहब यहाँ आते थे, और वो जो जितना भी पॉलिटिकल वर्क या चीजें होती थी तो उनका बेहतरीन नवाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग थी। आप चले- इस बात का आपको पीछे का चले, पता ही सईद साहब को नहीं। तो मैंने आपने वो complete मीटिंग्स नहीं करने अटेंड दिया। की हुई हैं। अजहर जवेद साहब, जो सुनिए रेड ना। लाइन क्रॉस करते हैं वो कभी भी मसाजिद में ऐलान करवा कर नहीं आते कि हम रेड लाइन क्रॉस भाई, करेंगे, ये तो फलां तारीख को fact है। करेंगे, इसमें फलां तो- वक्त को तो मैं तो करेंगे। कह रहा हूं, कोई बड़े red अच्छे line cross ताल्लुकात नहीं हो होते हैं। इमरान खान ये- साहब भी वन पेज पर थे, बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत Confident अच्छे था उनको। भाई, उनकी कौन red line cross वर्किंग करने लगा? रिलेशनशिप थी, लेकिन कोई उसके भी- बावजूद चलिए, वक्त अदम बहुत इत्तेफाक कम है, आई वक्त बहुत और वो कम है, उनकी आगे हुकूमत बढ़ते हैं। खत्म हो गई। तो यहाँ कोई पर भी इस वक्त आपको पता है establishment पाकिस्तान में की सियासत कैसे चलती है, जरा इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखें। सोच रहा, यही तो अफवाहें हैं। सर, यही तो मोहसिन नकवी अफवाहें हैं। साहब ने इस बात वक्त की कोई है भी- कि वो शख्स रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। हाँ, तो क्या कहा उसने? तो उसने क्या करा? रेड लाइन कौन सी होती है आपके ख्याल में? कौन सा कोई फीता पार भाई, करना है? वो क्या यही तो कोई बता रहा है कि वो विनिंग नहीं पोस्ट है करना जिसको चाहता, आपने वो क्रॉस जमहूरियत करना है, कौन पसंद सी है। चीज होती है? आप जरा बता देना वो रेड लाइन यही तो कौन सी जमहूरियत होती है? पसंदी है। ठीक है सर, इस पर बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं संदेला साहब, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो 27 सितंबर की कॉल सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस्लामाबाद आने की प्लानिंग हो रही है, और शफी जान साहब कह रहे हैं टेंट भी साथ लेके आएंगे, खाना भी लेके आएंगे, कोई एक दिन की तहरीक नहीं होगी, हम वापसी का कोई रास्ता नहीं है जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती। पीपल्स पार्टी से भी मामलात ख़राब दिखाई दे रहे हैं, JUI भी तैयारियां कर रही है, वुकला की भी एक तहरीक का हम सुन रहे हैं कि सितंबर में निकल सकती है, गुड ट्रांसपोर्ट वाले आपके खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं, और पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले भी आपसे नाराज हैं। सर, ऐसे में अगर कॉकरोच निकल आए तो फिर क्या होगा? ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन सर, पहली ये बात तो कि हकीकत मैं है, ये सब नहीं हो रहा। आपके इल्फाज की मजम्मत करता हूँ। फिर आप कहेंगे मोहसिन नकवी के बयान पे चले गए, वो तो कहते हैं कॉकरोच निकल आए सब उलट जाएगा। नहीं, ईमान जी, मैं जी। आपके इल्फाज की मजम्मत करता हूँ कि आप पाकिस्तानी नौजवान बच्चों को कॉकरोच कह रही हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए।
काकरोच की जगह अगर आपको बच्चों का अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। इवेंचुअली आप मोहसिन नकवी साहब की भी मजम्मत कर रही हैं आप बच्चों को काकरोच नहीं कर रहे, आप बच्चों को काकरोच, मैं आपके अल्फाज काकरोच को हदफ करें, इस प्रोग्राम का हिस्सा न बनाए। हाँ, अगर आप कहते हैं कि बच्चे बाहर निकल आएंगे तो वो एक अलग बात है। देखिए, वो इमरान खान साहब जो है ना, वो इस किस्म की चीजें अच्छे तरीके से किया करते थे मैनेज। वो साथ में डीजे भट्ट को बुलाया करते थे, फिर वो साथ में वहां पे नाच गाना होता था, डांस पार्टियां हुआ करती थी, तो वो एक रौनक मेला लग जाता था। लेकिन अब ये जो पार्टी है ना सारी, जिस सुहेल अफरीदी है या गंडापुर है, उनसे वो वाले शुगल तमाशे नहीं लगते, उनसे वो वाले इंटरटेनमेंट के जो वो प्रोग्राम इमरान खान मास्टर थे ना, चाहे वो ज़मान पार्क हो, चाहे वो डी चौक हो, तो उनको बड़ा एक्सपर्ट था, वो बड़े तजर्बे थे, उन्होंने जवानी सारी अपनी इसी काम में निकाली। अब मुख्तलिफ जगह पे वो डांस पार्टी और ये वो आपको पता है। तो लेकिन अब से ये इनसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब जो है उस दिन कोई ना कोई नया लारा लगाएंगे, कोई ना कोई नई आपको पता है नई लाइन दे देंगे। जैसे कि उससे पहले आपको याद है कंटेनर शहादत या वो आजादी या मौत, आजादी वाला, जी आजादी या शहादत, मौत नहीं शहादत, आजादी या शहादत। तो वो इस किस्म की चीजें करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान वाली गल नहीं बनेगी। वो जो धरने में सारी पार्टी हुआ करती थी, वो इनसे नहीं हो पाएगा, ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, 27 मार्च देखें ना, अभी अलीमा खान साहब ने क्या फरमाया है, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को मतलब इतनी दूर क्यों तनख्वाह देते हैं इमरान खान। हाँ, इमरान खान को क्यों, मतलब इन्होंने करना है 4 अगस्त को तकरीब की है, सॉरी 5 अगस्त को, बस 10-12 अगस्त का ऐलान करें। इनको तो हुकूमत मिली इसलिए कि इमरान खान को रिहाई दिलानी है, इनको तो वोट मिला इस बात का। लेकिन यहाँ पे क्या करें, मतलब कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। मतलब माशाल्लाह देखे ना, जिस बच्चे के कमरे में हॉस्टल में फ्रिज नहीं होती थी सुहेल अफरीदी की, अब माशाल्लाह पता नहीं वो कितने बंगलों में रहता है, कहां से कहां उसका खानदान पहुंच गया, कहां से कहां उसके दौलत के अंबार लग गए। तो वो कैसे जाएगा छोड़ के ये सब कुछ, वो कैसे यहाँ से एक फौज लेके जाएगा जो इस्लामाबाद पर हमलावर होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तनहा पर काम करेगी। ठीक है बैरिस्टर शाहिद साहब, ये जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि खान साहब की एक आंख ज़ाया हो गई है, कुछ साफ़ी रिपोर्ट करें, और पहले भी आप लोगों की तरफ से ये तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि उनकी सेहत के हवाले से बहुत तशवीशनाक कंसर्न्स थे आपको। तो सर, ये जो इतनी डिले किया गया है सेमीफाइनल से फाइनल तक का, मतलब 5 अगस्त को जलसा होता है और 27 सितंबर की डेट दे दी जाती है, जिसमें से संदेला साहब भी कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा भी इस पर क्वेश्चन उठा रही है कि इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं खान साहब को, अगर इतनी आपको तशवीश है उनकी सेहत को लेकर। और फिर एडिशनली ये भी ऐड कर लीजिएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और इसलिए आप लोगों ने ये डिले की कॉल दी है। देखिए ईमान, एक चीज तो बड़ी अहम है, मैं हर जिस भी टॉक शो पे गया हूँ मैंने ये कहा है कि खुदारा अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। इस तरह के इल्काबात, कॉकरोचेस ना कहें। हम लोग इंडिया के अंदर अगर चीफ जस्टिस ने कोई गलत बात की है तो उसको हम क्यों अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं, क्यों अपनी तकारीर के अंदर इन बच्चों को जो आज कुछ 7-8 करोड़ के करीब हैं, हम उनको जो है वो कॉकरोचेस, खुदारा ऐसा ना करें। ये मेरे लिए तो ये सुनना भी जो है मुश्किल होता है। और दूसरी बात देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त हर वो वजह मौजूद है जिसके ऊपर एक कामयाब तहरीक चल सकती है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को देख लें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत वक्त को लामहला मैं ये कहूँगा कि उन्होंने चार्जशीट किया और उन्होंने मसाइल बताए कि ये मामला, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, हमें आगे चीज़ों को बदलना पड़ेगा। और मुल्क के हालात भी ऐसे ही हैं जिस तरह मैं पहले ऑलरेडी अर्ज कर चुका हूँ। और 27 आप 2 महीने का डिले क्यों कहते हैं? देखें इस वक्त जिस तरह के हालात से मुल्क दो चार है, ईरान के अंदर अमेरिका आकर जंग लगाए बैठा है, इंडिया के साथ हमारी वैसे नहीं बनती, बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अपने अरूज पे है, KPK के अंदर एक पुरअमन फिजा नहीं है, कश्मीर के अंदर हमने एक नया फ्रंट खोल ली है। तो इन सारे महाजों के ऊपर पाकिस्तान जो है इस वक्त अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हुकूमत वक्त और जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, कंप्लीट कर लें। जी, हुकूमत वक्त और CDF ने बहुत अच्छी खिदमात अंजाम दी। आज बैरून मुल्क के अंदर हमारा एक अच्छा तशख्खुस उभर के सामने है, लेकिन पाकिस्तान के अगर अंदरूनी हालात को देखें तो यहाँ पे हम दिन ब दिन अबतरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हालात बेहतर नहीं हो रहे, यहाँ पे जमहूरियत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, यहाँ पे अदलिया दिन ब दिन जो है वो रुस्वा हो रही है। और जिस तरह आप देखते हैं कि अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं। आज कितने इसके साथ साथ ना माजरत के साथ दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात भी आ रहे हैं, आप लोगों की अपनी लड़ाइयां भी खत्म नहीं हो रही, ये भी एक फैक्ट है।
देखिए, सियासी जमात के अंदर हर बंदे के पास अपनी एक राय है और इख्तलाफ राय रखने का हक रखता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैसियत जमात सब इसके अंदर एक चीज पे मुतफिक हैं कि इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि इस वक्त मुल्की हालात इस तरह के हैं कि हम लोग एक और इंतशारी कैफियत से दो चार नहीं हो सर, सकते, लेकिन इसलिए हमने हुकूमत लॉजिक समझ नहीं आती ना कि 3 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं और 1 साल हो गया है सीएम केपी सोहेल आफरीदी को आए हुए, लेकिन फिर भी आप लोग स्टिल ये कह रहे हैं कि 2 महीने का टाइम हमने इसलिए लिया कि हमने तैयारी करनी है। मैं अर्ज करता हूँ तैयारी नहीं करनी। हमने हुकूमत वक्त को ये कहा है कि अगर आप ये डिमांड्स हमारी पूरी कर दें, अगर आप इमरान खान साहब को उनके मौलजीन से मिलवा दें, अगर उनके अच्छा, इस हवाले से सर जल्दी से मुझे ये कंफर्म कर दें कि खबर भी आई है कि बहनों को ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि इस मंगल को उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, ऐसा है? देखें, बड़ा अच्छा है अगर ये होगा तो ये ऐन कानूनी है, आईनी है। कहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी मुलाकात नहीं? ये तो बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन अमल दरामद होगा जिससे आज तक वायलेशन होती रही है। तो इससे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए थी, अगर करवा दें तो बड़ा अच्छा है। अजहर साहब, आप क्या देख रहे हैं 27 सितंबर को क्या होगा? देखिए एक तो सबसे पहले मैं इस चीज़ की हिमायत करता हूँ कि इमरान खान साहब को उनके मुआलजिन तक रसाई मिलनी चाहिए। दूसरी, उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी बहाल होनी चाहिए, और जो दूसरी पार्टी है जिनकी मुलाकातें होनी है वो भी जो आए उनकी एक मामलात है कि बाहर आके वो वैसी गुफ्तगू ना करें ताकि सिलसिला जारी रहे। ये तो एक आईनी हक है, एक कैदी का भी हक है, और उनको इसकी पूरी इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ना एक मेच्योर रोल प्ले कर रही है, आप इनकी क़यादत की तरफ से कोई ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल अभी तक हमें कोई नज़र आई है कि जो अगेंस्ट द स्टेट जा रही हो, इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ जा रही हो। एक बड़ा अच्छा हम आएंगी वज़ीर आला केपी के हैं, जो वो स्टेट के जो इदारे हैं उनके साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो बजट में अभी केपी के ने अपना हिस्सा भी दिया है जिस तरह दूसरों ने दिया है, तो 27 सितंबर की अगर उन्होंने डेट दी है तो हो सकता है वो 27 दिसंबर हो जाए, 27 जनवरी हो जाए, या जैसे अभी आप कह रही हैं कि वो मसला ही हल हो जाए। उनकी तो डिमांड ही बड़ी सिंपल सी है, छोटी सी डिमांड है कि जी मुलाकातें करवा दी जाए और उनको जो है एक इलाज की सहूलत दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि 27 और इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल जी, अदालतों में आपके केसेस पेंडिंग है। आपको अदालतें जो है वो आपके केसेस सुने और आपको इंसाफ दे। ये तो एक ऐसा मुतालबा है जिसकी हर कोई हिमायत करता है। ठीक है, आपकी तरफ से आपको कमेंट आ गया। मैं सईद साहब, आप इस पर शॉर्टली से कमेंट कर दें कि शेर अफजल मरवत साहब भी 27 सितंबर की कॉल के हवाले से कह रहे हैं कि लोग क्या ही निकलेंगे कि जब यही बयानिया बनाया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो मोहसिन नकवी साहब की मां पर हो रहा है, तो लोग क्यों निकलेंगे? देखें, मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से अलीमा ख़ान और इमरान खान की बहनों को अप्रोच किया गया, और मुमकिन है कि अगले चंद रोज़ के अंदर अलीमा ख़ान साहबा भी 27 सितंबर वाले लॉन्ग मार्च के हवाले से अपना बयान जारी कर दें और वो इस लॉन्ग मार्च की हिमायत करें। राब्ते हो रहे हैं, मौलाना साहब के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, और दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की दीगर जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते हैं। तो ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, चूँकि एक सियासी जमात के लिए कोई भी लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज़ करना, उसको मैनेज करना, उसमें लोगों को अरेंज करना, फिर आप ये भी कहें कि हमने इस्लामाबाद आकर धरना देना है, तो उस धरने के हवाले से जितने लोग आपके साथ होंगे आपने उनकी यहाँ रिहाइश का या उनके खाने पीने का बंदोबस्त वगैरह करना हो, तो बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन बेहतर चीज़ ये है कि सियासी जमातें अगर साथ बैठें। अभी देखें, जिस रोज़ ये ऐलान हुआ उससे अगले रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में एक मुलाकात हुई मलिक आमिर डोगर साहब की और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की। तो अगर सियासी जमातें आपस में बैठें, राब्ते करें, तो मेरे ख्याल में ये छोटे मोटे मसाइल हैं जो हल किए जा सकते हैं। ये वो काम है जो पहले हो रहे थे, दरमियान में रुकावट डाली गई, आप वो रुकावट ख़त्म कर दें। ये डूएबल चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा नुक्ता नहीं है, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो आप पूरा ना कर सकें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये शायद लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही उसको डिफ्यूज़ कर दिया जाए, अगर ये दो मुतालबात सोहेल अफरीदी के मान लिए जाते हैं। गॉट योर पॉइंट। संदेला साहब, ये लास्टली मुझे इस पर कमेंट कर दे शॉर्ट सा कि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत एजेके में आप लोगों ने हासिल कर लिया, 2/3 अक्सरियत का आपको इंतजार है। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ पोस्ट डिवीजन का जो इलेक्शंस है उसमें कश्मीरी उनको सीट्स दे दें तो वो हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। ये कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास? पता नहीं, वो बेचारे हर जगह पे जाके तरला मिन तो करते हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही। आप देखें, कल अगर आपने परसों हवेली का जलसा देखा हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ, बल्कि मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है, यहाँ पे मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि जाहिर है यहाँ पे बड़े मसाइल थे, कि मैंने वो जलसा मिस किया है। उसमें वाकई हजारों की तादाद में थे, और वो जलसा जो है 2021 के इलेक्शन में मरियम नवाज ने भी वैसे ही फील किया था। तो
आई डोंट नो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि वो अब इलेक्शन के जरिए ये हुकूमत लेना चाहते हैं। इससे पहले तो उन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर जो किया, पहले वो असेंबली से पंजाब की सीटें खत्म करवा रहे थे, फिर उसके बाद हंगामे करवा रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमें वहां के सीनियर लोगों ने बताया कि ये जो सड़क लोग रोक रहे हैं बच्चे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो खैर अच्छी बात है। तो ये चंद साहब जो सवालात उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास सबूत हैं, इस्लामाबाद के भी, पंजाब के भी। चंद साहब को तो उन्होंने, अहमद चंद साहब को तो उन्होंने लतीफे सुनाने के लिए रखा हुआ है। चंद साहब की बात को सीरियस ना लिया करें, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा शफकत फरमाते हैं, लेकिन उनकी बातों को सीरियस ना लिया करें। चंद साहब की सबूत मैंने देखे थे, उन्होंने सबूत दिखाए हमें मुजफ्फराबाद होटल में आकर। उन्होंने कहा जी कि आपके जो चौधरी रियासत साहब हैं उनको 80% वोट पड़ गए 4 पोलिंग स्टेशन में। हमने कहा यार थोड़ी ज्यादा होगी। राणा सनाउल्लाह साहब, सुन तो लेना, सुने तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि हम आपको, उन्होंने जब दिखाए कि उनके जो वहां पर जीते चौधरी यासीन, उन्होंने 98% पोलिंग स्टेशन से वोट लिए। अगर हमने 80% लिए हैं तो हमारे हराम है, उनके 98% हलाल थे। फिर इनको बात समझ आई, फिर उन्होंने कहा जनाब हम तो इस पे माजरत करते हैं क्योंकि हमें तो मिसगाइड किया। तो उनके पास सबूत जो है इस किस्म के हैं, जब सबूत उनको वापस दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो वो वहां पे टेबल पर बैठकर मान कर जाते हैं कि उनके कैंडिडेट उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी लोग मिसगाइड कर रहे हैं। आपका पॉइंट आखिर में अगर प्रोग्राम खत्म होने से पहले मोहसिन नकवी साहब की सेहत के लिए अगर प्लीज दुआ करवा दें अमन, जरा बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि उनकी सेहत खराब है। नहीं, बिल्कुल वैसे भी सेहत के लिए दुआ कर देनी चाहिए, खराब नहीं है, वैसे ही लंबी उम्र के लिए। इंसानियत के नाते हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग स्पेशली करें इसके लिए दुआ। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान जब कशीदगी जंग की तरफ बढ़ने लगी तो सबसे मुश्किल काम सिर्फ जंग रोकना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से बात करने का रास्ता दोबारा खोलना होता है। और अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने इसी मुश्किल काम की तरफ एक अहम कदम उठाया। इस्लामाबाद ने दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ते का रास्ता खोला, मुज़ाकरात की मेज़ फराहम की और ये साबित करने की कोशिश की कि सिफारतकारी के जरिए बड़े से बड़ा बहरान भी मुज़ाकरात की तरफ वापस लाया जा सकता है। साउथ एशियन वॉइसेस के तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत, ईरान के साथ इसके ताल्लुकात और अमेरिका के साथ रवाबित ने इसे एक ऐसा मुनफरिद मकाम फराहम किया जहाँ वो दबाव डालने के बजाय राब्ता कायम करने और एतमाद बहाल करने का किरदार अदा कर सकता है। और यही शायद पाकिस्तान की सिफारतकारी का सबसे अहम सबक है कि दुनिया को हमेशा एक और ताकतवर फरीक की ज़रूरत नहीं रही। कभी कभी दुनिया को एक ऐसे फरीक की ज़रूरत होती है जो दोनों जानिब की बात सुन सके। अगर इस्लामाबाद इस अमल को आगे बढ़ाने में कामयाब रहता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहम पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में अमन का मतलब सिर्फ जंग बंदी नहीं, ये तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, आलमी मईशत के इस्तेहकाम और करोड़ों इंसानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ सवाल है। और शायद यही वो लम्हा है जब पाकिस्तान के लिए दुनिया को ये दिखाने का मौका मिला है कि उसकी सिफारतकारी सिर्फ बहरानों पर रद्द-ए-अमल देने तक महदूद नहीं बल्कि बहरानों के दरमियान रास्ता निकालने की सलाहियत भी रखती है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद की ये सिफारती काविश तारीख में एक मुख्तसर बाब बनकर रह जाती है या पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन के लिए एक बड़े और पायदार अमल का दरवाज़ा खोलने में कामयाब होता है। फैसला आने वाले दिन करेंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है, जब दुनिया के दो ताकतवर फरीक एक दूसरे से बात करना छोड़ दें तो एक पुल की अहमियत सरहदों से कई बढ़ जाती है और इस वक्त वो पुल इस्लामाबाद है। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।